मैसेज मिल गया था क्या? डाला था मैंने तो अभी डाला है। तो 5 मिनट में ही आ गए तुम लोग? नहीं नहीं नहीं, मैसेज आ गया था बहुत पहले है। ऑफिशियल वाले में आया होगा, सरकारी वाले में। हाँ मैं भूल ही गया था। हाँ भैया, ये कंबाइंड क्लास में ये और है। 10 मिनट तो पहले अभी एक दूसरे को, एक किसी को सूतना पड़ेगा है। फिर फिर उसके बाद भी नहीं मानते, फिर सेंटी मारना पड़ता है। अरे क्यों बूढ़े टीचर को सब परेशान करते हो। हाँ फिर जाके बैठ जाओ बच्चों। हाँ, कोई अगर क्लास कल भी क्लास जो होगा वो रिपीट होगा, मतलब यही वाला पढ़ाई, कोई किसी का अगर क्लास छूट गया हो तो बता देना कि कल, कल कितने बजे होता है? 5:30 होता है। हाँ 5:30, कल 5:30 पे भी सेम चीज कराएंगे। आ, देखो जल्दी से, एक दो सवाल कर रहे हैं वो। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो तो एक ऐसा स्पेसिफिक वेलोसिटी मिनिमम से पार्टिकल को फेंक सकते हैं जिससे कि उस पर टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा, जिसका नाम हमने लॉरेंज फोर्स रखा। लॉरेंज फोर्स कुछ नाम याद है किसी को? एक क्लास में डिस्कस किया था, मतलब डिस्कस तो किसी में नहीं किया, बट एक नाम मैंने बोला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगे तो आप बोलेंगे हाँ जी फॉर्मूला पता है, क्यू इंटू ई। और मैग्नेटिक फील्ड भी हो तो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स का भी लगेगा, क्यू वी क्रॉस बी। तो टोटल फोर्स को बोलेंगे क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। इसी फोर्स का नाम क्या रख दिया? लॉरेंट फोर्स। ठीक है। आपको थोड़ा अजीब लगा होगा ये सुन के, मुझे तो बहुत ही अजीब लगा कि दो फोर्स ऐड कर दिए तो फोर्स का नाम लॉरेंट फोर्स लिख दिया। हम चार ऐड कर दे तो क्या केटी फोर्स बोलने लगोगे उसको? पहले पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था कि एम जी लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है और टेंशन भी लग रहा है, तो टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे? तुमने बोला ऐड कर दो, तो ऐड कर दिया तो उसका नया नाम रख दिया था क्या? तो यहां दो फोर्स को ऐड करने से नया नाम क्यों रख दिया, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। हालांकि ये एक बहुत ही ऊंची सोच है, ऊंची है बहुत बात। तो नॉर्मल लेवल पे, जिस लेवल पे हम खेल रहे हैं, यानी 11वीं 12वीं के लेवल पे, इतनी ऊंची सोच की बात करना थोड़ा खतरनाक है। इसीलिए क्या नाम रख दिया? अरे कमाल के इंसान हो तुम, तुमने ये सोच लिया कि क्यों ई प्लस। लेकिन मजाक नहीं है, सचमुच में बहुत गहरी बात है इसमें छुपी हुई। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी देर तक तो आप समझ रहे, बहुत ऊंची बात होती है तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि बहुत ऊंची बात हो रही है। तुम कहोगे हाँ, कोई बात तो हो रही है लेकिन कोई ज्यादा सेंस बन नहीं रहा, बेवकूफ बना रहा टीचर। चलिए एक आध सवाल देख लेते हैं। लिखा है कि प्रोटॉन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी पासेस थ्रू रीजन विदाउट एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी, करेक्ट है क्या? सवाल मैंने क्या बोला, एक ऐसा वेलोसिटी हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल को चलाओ तो भी वेलोसिटी चेंज, ऐसा कब होगा? यहां तो दो दो फोर्स लग रहे हैं, कब होगा? अगर आप बोलेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लग रहे हैं लेकिन आपस में कट गए तो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही जीरो हो तब चार्ज बिना वेलोसिटी चेंज किए चल सकता है कि नहीं? बोले कोई फोर्स ही नहीं, मतलब दोनों ही फील्ड नहीं है, तो फिर तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। तो ये तो पॉसिबल है ही है, मतलब दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। वाई? बिकॉज मे हैव लिखा है, मतलब सारे पॉसिबिलिटी देखने। तो क्या ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही नहीं हो और पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से निकल जाए? बिल्कुल होगा, ऐसा तो होता ही है
कि कोई फील्ड ही नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं है, तो पार्टिकल जिस वेलोसिटी से आया उस वेलोसिटी से गया। करेक्ट है क्या? तो ये ठीक हो गया। अब इसको देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, जीरो लिखा है, और मैग्नेटिक फील्ड केवल हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल जाए? नो सर। हो सकता है। पहला केस था हमारा। ओए बातें नहीं करो, जब ज्यादा लोग होते हैं तो और ज्यादा बात, मतलब और कम बात, मतलब बिल्कुल बात नहीं करो, केयरफुल ज्यादा रहो, क्योंकि तो एक एक आदमी भी एक एक बात बोले। सर एक ही बार तो उसको हेलो बोला मैंने, अब सब आपस में एक एक बार भी हेलो बोलोगे तो क्लास निकल जाएगा पूरा। क्यों है? तो क्यों बूढ़े टीचर को परेशान सेंटी मार रहे हैं? ओए चुप रहो ना। आओ भाई जल्दी आओ, आगे आओ। सेकंड वाला ऑप्शन सही है कि गलत है? अरे बहुत ही लल्लू सही है सवाल है सर। भैया, कुछ सॉल्व करने को थोड़ी ना बोल रहा, पॉसिबिलिटी देख रहा है। अगर तुम्हें कुछ भी आता है तो तुम लिख दोगे आंसर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है जीरो कर दी, इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। और ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड हो लेकिन मैग्नेटिक फोर्स फिर भी जीरो हो जाए। कैसा होता है, कब होता है? फिर पैरेलल। जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वेलोसिटी दे दे, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी तो भी वेलोसिटी पे कोई चार्ज पर कोई फोर्स। तो क्या ये पॉसिबल है दूसरा ऑप्शन? दूसरा पॉसिबल हो गया। देखिए जरा सी मिस्टेक होती पूरा -1 है इस सवाल में। ठीक, तीसरा ऑप्शन देखो, क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो और मैग्नेटिक फील्ड ना हो? तो बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं है, सर नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई ऑप्शन बचा नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होती है तो चार्ज पर फोर्स लगता ही है, चाहे कैसी भी वेलोसिटी हो। चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू ई। तो ई है और Q है तो फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो ये फोर्स लगेगा और दूसरा कोई फोर्स ही नहीं है बैलेंस करने वाला, तो फिर इसमें एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो गया। समझ गए क्या? इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज होगी ही। जबकि सवाल में क्या लिखा है, यानी ये ऑप्शन तो सही नहीं लग रहा। ये वाला ठीक है। ये कब? तो बोला ना QE का वैल्यू अगर Q, याद आ गया क्या? अगर QE एक फोर्स है और QV क्रॉस भी दूसरा फोर्स, दोनों का सम अगर जीरो हो जाए, आपस में ही कट जाए, मतलब तब हो सकता है। ये भी सही हो गया। बहुत सॉल्व नहीं करना पड़ा। आपका आंसर सही निकला कि नहीं निकला? इनके टीचर ने एक सवाल पूछा, इनने हमसे पूछा, हमने एक जवाब दिया, टीचर ने बोला नहीं गलत। फिर ये आई, फिर हमने एक जवाब दिया, मैं वेट कर रहा हूँ दूसरी बार गलत की दूसरी। तो मुझे बड़ा, जैसे होता नहीं एग्जाम आ जाता है किसी का तो बड़ा आपको क्यूरियोसिटी हो जाती है ना, नंबर कितने मिलेंगे। ये किया था क्या हमने? चलो पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। हालांकि ये केस हमने किया नहीं है, लेकिन ये सवाल पढ़ के आपसे हो जाना चाहिए। ठीक, सवाल देखिए क्या लिखा है। कंसिडर मोशन ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इन अ रीजन वेयर साइमल्टेनियस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ई नॉट जे कैप बी नॉट जे कैप। ई नॉट जे कैप बी नॉट जे कैप ऐसे बना देते हैं। एक्स एक्सिस बना दिया, इधर वाई बना दिया, इधर लिख दिया ई नॉट जे कैप और बी नॉट जे, दोनों सेम है। अब देखो पार्टिकल का एट टी इक्वल टू जीरो चार्ज इन एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स है ये वाई है, मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, यहां से थीटा एंगल पर वेलोसिटी। विच द ऑप्शन इज आर करेक्ट फॉर टाइम टी ग्रेटर देन जीरो? पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पे यहां ओरिजिन से फेंक दूंगा मैं कितने एंगल पे? अलग अलग ऑप्शन में थीटा का अलग अलग वैल्यू, जैसे लिखा है थीटा इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये थीटा जीरो का मतलब किधर पार्टिकल का वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? वाई में है, और पार्टिकल का वेलोसिटी किधर दे दिया?
तो कैसा शेप बनना चाहिए? सर्कल बनेगा ही, पहला सर्कल बनेगा ही। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के। लेकिन वो जो सर्कल बनेगा किस प्लेन में बनेगा? बहुत सही बोल रहे, वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, उसके परपेंडिकुलर में सर्कल बनना चाहिए। याद आया कुछ? अच्छा, फिर लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर लगा दिया, अब क्या होगा? सर्कल ऐसे बनना चाहिए था, ऐसे ऐसे घूमता पार्टिकल, लेकिन ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, अब क्या होगा? कुछ समझे क्या? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर पुश करता है उधर चार्ज जाने लगता है। तो बताओ, सर्कल बनना चाहिए, समझ गए? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दे तो क्या होगा? इसी प्लेन में सर्कल घूमता रहेगा, एक्जेक्ट प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड ने ऐसे आंधी चला दी ऊपर की तरफ, तो हेलिकल पाथ बनेगा। लेकिन हेलिकल पाथ में ऊपर जाने का स्पीड कांस्टेंट रहेगा कि इंक्रीज होगा? कांस्टेंट रहेगा। अरे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में खींच रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी ऊपर चल। हमने कोई वेलोसिटी दिया नहीं है ऊपर, कहां से आई है वेलोसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है ना, उससे आई होगी ना। तो फोर्स अगर लगता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ये तो मैंने पहली बार सुना कि फोर्स लग रहा है लेकिन वेलोसिटी। तो क्या होता है वेलोसिटी पे? आओ आगे आओ, आ जाओ भाई आगे। आओ यहां बैठो ना, यहां बैठ जाओ। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, थीटा इक्वल टू 0, चार्ज मूव्स इन सर्कुलर पाथ इन एक्स जेड प्लेन। सही है क्या? क्यों? हेलिकल पाथ बनेगा ही। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड खींच देगा उसको ऊपर की तरफ। तो अगर घूमता हुआ चार्ज एक साइड ऊपर चलने लगे तो उसको सर्कल कहते ही नहीं, क्या बोलते हैं अभी उसको? हेलिकल पाथ बोलते हैं। तो सर्कल तो नहीं है, तो सर्कल वाला ऑप्शन तो नहीं है। थीटा इक्वल टू 0, जो चार्ज अंडरगोज हेलिकल मोशन विद कांस्टेंट पिच अलोंग वाई एक्सिस। क्यों कांस्टेंट पिच क्यों नहीं है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है। आपको थोड़ा हेलिकल याद करा दूं, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता था, और चार्ज के दो वेलोसिटी होते थे, एक वी कॉस थीटा होता था, और मैग्नेटिक फील्ड केवल सर्कल में घुमा रहा वी साइन थीटा को, और वी कॉस थीटा को कोई पूछ ही नहीं रहा। तो वी कॉस थीटा कांस्टेंट वेलोसिटी आगे चल रही है, इसलिए पिच कांस्टेंट। बढ़ कहां रहा है? पिच कांस्टेंट है। अभी वी कॉस थीटा के रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड खींच रहा है, वी कॉस थीटा को इलेक्ट्रिक फील्ड खींच रहा है, तो वी कॉस थीटा कांस्टेंट नहीं है, बढ़ता जा रहा है। तो फिर पहले एक राउंड में जितना आगे बढ़ेगा, दूसरे राउंड में भी सेम आगे बढ़ेगा क्या? अबे तुम कह रहे हो स्पीड बढ़ गई, तो ऐसा लगेगा कि स्प्रिंग जो बनाई थी उसके कॉइल यहां पास पास है, और जैसे जैसे सेकेंड और थर्ड कॉइल में पहुंचोगे तो कॉइल एक दूसरे से दूर। ये गलत हो गया। अब ये पढ़ते हैं, थीटा 10 डिग्री है, यहां 10 डिग्री लिख दिया, यानी यहां आ गया वी कॉस 10 डिग्री, और इधर वी साइन 10 डिग्री। पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस वी कॉस 10 डिग्री से सर्कल बनाने लगेगा, और वी साइन 10 डिग्री से। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? किसको इंक्रीज करेगा? इसको इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? वी साइन थीटा को इंक्रीज। अगर ये नहीं भी दिया होता तो भी इंक्रीज कर जाता भाई। तो बताओ अब कैसा पाथ है? हेलिकल है, लेकिन पढ़ो जरा क्या लिखा है। सही हो गया। थीटा इक्वल टू 90 पर, थीटा इक्वल टू 90 का मतलब है चार्ज को ऐसे फेंक दिया। अब बताइए, चार्ज को वाई एक्सिस में फेंक दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? वाई में है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? वाई में है। कौन कौन से फोर्स लगेंगे? और मैग्नेटिक फोर्स का क्या हुआ? वो नहीं लग पा रहा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो फोर्स नहीं लगता।
तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों लगता है? उसको वेलोसिटी से मतलब नहीं, वो तो क्यू इंटू ई है, वो तो लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? वाई एक्सिस पे लगेगा। और मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? वो नहीं लगेगा। तो पार्टिकल पे टोटल फोर्स किधर हो गया? पढ़ो जरा ऑप्शन। सही है। ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, अगर इमेजिन कर लिया आपने। कहानी वही दो तीन है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी दोगे तो वो सर्कल बनाएगा, वो भी अपने परपेंडिकुलर प्लेन में ही बनाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वेलोसिटी दोगे तो बिना कुछ चेंज किए भगाएगा। अब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट और चिपका लो। जो मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड का काम, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है वो उसका काम, दोनों को सुपर पोजिशन कर दो, इफेक्ट रिजल्टेंट आ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है वाई एक्सिस में खींचेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है एक्स जेड प्लेन में घुमाएंगे। तो दोनों चीजें एक साथ बोलो कि वाई एक्सिस में खींच भी रहा है, एक्स जेड प्लेन में घुमा भी रहा है, क्या रास्ता हो गया? लेकिन खींच रहा है ना, तो फिर इंक्रीजिंग पिच, मतलब पहले पिच छोटा होगा, अगला कॉइल का हाइट और फिर और बड़ा हो जाएगा हाइट, क्योंकि इंक्रीजिंग वेलोसिटी है वाई एक्सिस में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो पहले ऑप्शन का आंसर सही हो जाता। क्या मतलब? सर्कल। और दूसरे ऑप्शन का आंसर गलत हो जाता, क्योंकि सर्कल ही है, थीटा इक्वल टू 0 पे। लेकिन थीटा इक्वल टू 10 डिग्री होता तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाता, इंक्रीजिंग पिच नहीं होता। कौन सा पिच होता? मतलब यहां अगर 10 डिग्री लगा दे तो सेकंड ऑप्शन तब सही है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। समझ गए क्या? ठीक है, पढ़ो। ये जो है एक मिस प्रिंट है लग रहा है इसमें। यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी एट पी एंड क्यू आर वी आई कैप और -2 वी जे कैप। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है देखो, -2 वी जे कैप। दिख रहा है -जे कैप की तरफ है वैल्यू। यहाँ पे कितना है और यहाँ पे पहुंच के क्या हो गया? तो वो वी छूटा हुआ था वहां। पार्टिकल एंटर किया कितने स्पीड से? इस चालाकी को पकड़ना, ये बात हमने लास्ट क्लास में तो डिस्कस की है, लेकिन इस पे सवाल नहीं किया था। ये एक सवाल किया था, हालांकि ये वाला सवाल बहुत ही चालाकी से भरा। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है इसका, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है दिख रहा है? आई कैप में है, आई कैप में है। पार्टिकल घुसा किस स्पीड से और निकला बाहर किस स्पीड से, मतलब वहां कितना स्पीड हो गया? 2v। तो पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में चेंज कहां से आ गया? हमने तो पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करता चार्ज पे, तो कभी भी स्पीड में चेंज नहीं हो सकता। यहां पे तो v से 2v कर दिया, स्पीड में चेंज, बिल्कुल गलत। गलत सवाल हो गया ये। कहां से हो गया चेंज? आप बोल रही है अकेला मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसमें कौन सा फील्ड भी है? अगर मैग्नेटिक फील्ड केवल होता तो स्पीड का वैल्यू वी ही रहता, मतलब जे आई का जे कैप हो सकता है, जे का -आई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वी का वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। एक सवाल किया था, इसे मुड़ा था पार्टिकल तो फाइनल स्पीड भी v इक्वल टू यू लिख दिया था। यहां पे फाइनल वेलोसिटी 2v दिख रही है, क्यों चेंज हुई होगी? किसने वर्क किया होगा? तो अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ और बोलो। हाँ सही बोल रहे हो। मतलब अभी मैंने बोला ना कि किसने वर्क किया होगा, तो अगर वर्क का इक्वेशन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? Q E into A is equal to change in current. हाँ, वर्क का इक्वेशन। वर्क एनर्जी थ्योरम सुना है? बोलो बोलो बोलो, अभी वैल्यू मत बोलो, इक्वेशन W मतलब is वर्क एनर्जी equal थ्योरम बोलो। to del T. अरे वर्क W is equal to
क्या ये बात समझे? हमको इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन वर्क कर रहा है वो नहीं, हमको पता है टोटल वर्क डन इक्वल टू, मैंने अभी इसीलिए तो पूछ रहा हूं कौन कर रहा है वर्क इस सवाल में। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से चेंज हो गई है, तो तुम क्या इक्वेशन बनाओगे? बोलोगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, अरे ये तो जीरो ही है ना भाई। सवाल समझे क्या? कल भी हमने बोला आपको ये नहीं बोलना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स से वेलोसिटी चेंज, वो सब कुछ नहीं बोलना। स्पीड v से घुसा 2v से निकला, आप समझ गए इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया। इसलिए फॉर्मूला देखो किसके टर्म्स में बनने वाला है, हाफ एम वी स्क्वायर जैसा बनने वाला। समझ रहे हैं आंसर किसके टर्म्स में आने वाले हैं, एम वी स्क्वायर। चलो बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है, और पार्टिकल एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेस हुआ, तो वर्क डन कितना हो गया लल्लू लोगों, कुछ समझे क्या? वाई में भी तो डिस्प्लेस हुआ है, क्योंकि फोर्स एक्स एक्सिस में, इसलिए वाई डिस्प्लेसमेंट पे वर्क डन जीरो। आपको पता है ये फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं, वही वाला डिस्प्लेसमेंट लेना होता है। कुछ याद आया क्या? इक्वल टू हाफ एम, अरे लग रहा है बहुत ज्यादा लल्लू निकले, ये फाइनल माइनस इनिशियल लिख दिया है। हमको कैसे पता वर्क डन का इक्वेशन बनाना है, क्योंकि काइनेटिक देखो, आप समझना आराम से समझना, मैग्नेटिक फोर्स लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता ही नहीं है, मतलब पार्टिकल घूम रहा है मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लग रहा। सब झूठ बोला जा रहा है क्या दुनिया में? मैग्नेटिक फोर्स लगता है कि नहीं लगता? मैग्नेटिक फोर्स लगता है। वेलोसिटी चेंज होती है मैग्नेटिक फोर्स से कि नहीं होती? होती है। ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन स्पीड चेंज, दोनों में डिफरेंस समझते हो? मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो पार्टिकल एक्सेलरेट करता है कि नहीं करता? लेकिन उस एक्सेलरेशन का नाम क्या है? इसलिए डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज। अपने आप को सिखाओ ये कि अगर कोई कहे कि हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन गिवन टू द चार्ज इज ओनली बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ये गलत स्टेटमेंट है। एक्सेलरेशन विल बी गिवन बाय बोथ फोर्सेस, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी डन ओनली बाय वन फोर्स। कौन सा वाला? मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी में तो चेंज ला सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है, लेकिन बच्चे थोड़ी ना हो तुम, छोटी बच्ची हो कि तुम बोलते सर एक्सेलरेशन बोल रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि यार वेलोसिटी तो मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं कर रहा। हमको पता है अभी एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज होने पर भी होता है, और ये वाला मैग्नेटिक फोर्स वाला एक्सेलरेट करता है कि नहीं करता? करता है। किस तरह का एक्सेलरेशन देता है, उससे क्या बदलता है? मैग्नीट्यूड नहीं बदलता। तो मैग्नीट्यूड बदलने का एक्सेलरेशन कौन देता है? इलेक्ट्रिक डायरेक्शन चेंज होने का नहीं देता क्या? अरे इलेक्ट्रिक सब देता है, उसके पास थोड़ी ना कोई भेदभाव है। तुमको डायरेक्शन चेंज करना है डायरेक्शन चेंज करा देगा, मैग्नीट्यूड चेंज करना मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स क्या बोल रहा है? केवल डायरेक्शन चेंज, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ड्यू टू मी। लेकिन एक्सेलरेशन कौन देगा? वेलोसिटी किससे चेंज होगी? इसलिए हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन नहीं बना रहे, क्योंकि उसमें दोनों घुस जाएंगे। एक्सेलरेशन दोनों देंगे, वेलोसिटी चेंज दोनों करेंगे। तो आपने एक्सेलरेशन का इक्वेशन नहीं बनाया, आपने नहीं बोला सर v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दे तो कैसा रहे सर v स्क्वायर, क्योंकि एक तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के होते हैं, वो इसमें काम नहीं करते। लेकिन जबरदस्ती घुसाने की कोशिश करोगे तो भी कुछ आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक्सेलरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? दोनों फोर्स। बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बदलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? उसके लिए हमको कौन सा इक्वेशन बनाना है? वर्क एनर्जी वाला बनाना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्शन नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी में एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, और वैल्यू बदलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसलिए इक्वेशन कौन सा वाला ही बनाना है? वर्क एनर्जी वाला, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू चेंज इनका। तो कोई बोलता है एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, गलत हो गया।
समझ गए क्या? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों के पास है, वेलोसिटी दोनों चेंज करते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी केवल। इसलिए इजियर इक्वेशन कौन सा है? वर्क एनर्जी। चलिए इसको सॉल्व कर पाएंगे क्या? आंसर आ पाए क्या? बहुत मुश्किल है। ए ऑप्शन सही है क्या? मान लीजिए ए सही, ए सही हो गया। अब यहां शब्द लिखा है रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन किसको कहते होंगे? पावर को कहते हैं। पावर का कोई फॉर्मूला बताओ। पावर फोर्स इंटू बी वेलोसिटी। स्क्वायर बाय आर। हाँ, फोर्स इंटू वेलोसिटी। इंटू नहीं ना रे, तुम लोग अभी भी छोटे बच्चे हो सब। फोर्स इंटू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी का चेंज, मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग ड्यू टू, ये सब थोड़ा गहराई में समझो। पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी नहीं है, क्या है? अब आप आराम आराम से सॉल्व करना है। देखो, अगर पी पॉइंट पर पावर पूछा, पी पॉइंट दिख रहा है फोटो में, देखो कौन सा फोर्स पावर देगा? केवल इलेक्ट्रिक। मैग्नेटिक फोर्स का पावर क्या है? लास्ट क्लास में लिखा था हमने। वह सवाल में भी ये क्या पूछा, देखो, रेट ऑफ वर्क डन बाय एट। अब पी पर इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू कितना है, चलो बताओ। क्यू इंटू ई, डॉट प्रोडक्ट समझे, वेक्टर लगाना पड़ेगा, डॉट। और दूसरा क्या पूछा है, मतलब वहां पर पी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है? वी, वी आई कैप। बताओ आंसर क्या है यहाँ? क्यू ई वी, आई कैप नहीं बोलना, डॉट हो गया। ई का वैल्यू कितना निकाला हमने? वो ऑप्शन सही आ गया था, वो रख देते हैं इसमें। तो Q इंटू 3/4 mv स्क्वायर अपॉन QA इंटू वी। ऑप्शन देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बी ऑप्शन जरा चेक करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया। पावर निकालना है, फोर्स डॉट वेलोसिटी कर दिया। सी ऑप्शन बताओ। तो बी, बी, ठीक है, बड़े नाराज हो गए तुम। डी बताओ। बड़ा ऑब्वियस सवाल पूछ रहे तो नाराज हो जाए तो ईगो हट हो जाती तुम लोगों की। डी वाला बताओ। किसका वर्क डन पूछा है? एक का तो जीरो ही है, ये तो हमें पता ही। कौन किसका जीरो है? मैग्नेटिक फील्ड का वर्क पूछा जाता तो जीरो है, ये तो हमें पता था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पूछा है, कैसे पता? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किस डायरेक्शन में है? तो यहां पे क्या लिखेंगे, देखो यहां पहुंच गए तो यहां पे क्यू ई, क्यू ई आई कैप डॉट वेलोसिटी किस तरफ है, देखो ये क्या लिखा हो, तो 2v, और ये आई डॉट जे में कितना एंगल है, तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया? ये पावर लिखा है क्यू पॉइंट पर, तो क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर, मैग्नेटिक का, मैग्नेटिक का क्यों जीरो? और क्यों, ये छोड़ो, हमेशा मैग्नेटिक में तो क्यों बोलना ही नहीं है, मैग्नेटिक का कब जीरो है? और पी पे कितना है? और बीच में कितना है? बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो नहीं है, केवल क्यू पे जीरो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर। ये सही हो गया, ये भी सही हो गया। है, इसमें भी मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, सारे ऑप्शन तो अलग ही हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट रखने का क्या फॉर्मूला था? क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब समझते हो? क्या समझते हो?
नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन समझते हो? क्या समझते हो? जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो बाकी दो वेक्टर्स के, अब बोलो ऑप्शन, क्या समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू, और इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रॉस प्रोडक्ट का यही रूल है क्या? कैसे? अच्छा, अच्छा, कैसे पैरेलल कैसे होंगे? तो उस क्वेश्चन में रहा होगा, हमेशा के लिए ट्रू हो गया क्या? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में 60 डिग्री है, ये दोनों एक्स वाई प्लेन में है। वी क्रॉस बी करोगे तो किधर आएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किधर लगाना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, यानी बी के साथ भी 90 डिग्री है, और वी के साथ भी है, वी और बी दोनों के साथ 90, तो क्या ये भी आपस में 90 है? दो वेक्टर का प्लेन है, उनके बीच में क्या एंगल है उसकी चिंता मत करो, क्रॉस प्रोडक्ट इस प्लेन के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बन रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट से बन रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर होता है, उसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट में जा रहे हैं वो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है। नहीं, किधर भी हो सकता है, क्या बात कर रहा? एक यहां पे लिख दिया डीएल वेक्टर, यहां लिख दिया आर वेक्टर, मैंने बोला इस डीएल की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो आपने कहा डीएल क्रॉस आर करना है, तो डीएल और आर के बीच में 90 डिग्री होना जरूरी है क्या? आंसर लिखा था डीएल आर साइन थीटा बाई आर क्यूब, थीटा का वाली कुछ भी हो, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो किधर आएगा? थंब। डीएल क्रॉस आर करोगे तो थंब किधर का आएगा? इनटू द प्लेन। अब ये इनटू द प्लेन इन दोनों के परपेंडिकुलर है कि नहीं? क्यों सिखा रहा हूं पता नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब यही है। आगे बढ़ो ना। एक एग्जाम्पल करेंगे बस। इसको करने के लिए कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है नहीं दुनिया में, क्योंकि कैसा फील्ड है? अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका इसलिए भी नहीं हो सकता है क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने का कोई एक फंक्शन नहीं हो सकता। जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी नॉट एक्स बाय ए के कैप लिख दूं, तो ये अलग अलग एक्स की जगह पर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। इसका मतलब है इस फंक्शन से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हुआ या नॉन यूनिफॉर्म हुआ? देखो एक्स का वैल्यू 1 डालेंगे तो अलग आएगा, 2 डालेंगे तो अलग आएगा, 3 पे अलग आएगा, 4 पे अलग आएगा, कैसा फील्ड हो गया? नॉन यूनिफॉर्म हो गया। क्या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में ऐसा ही फंक्शन बनाया जा सकता है? अगर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिख दूं तो क्या उसको और भी नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे? वो भी, उसको भी नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। तो कितने तरह के नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन हो सकते हैं? चाहे जैसा बना लो, साइन एक्स लिख दो, एक अलग फंक्शन। कहने का मतलब है कि नॉन यूनिफॉर्म होने का कोई एक रूल नहीं होता, यूनिफॉर्म होने का एक ही रूल है कि कहीं पर भी वैल्यू चेंज, यानी एक जगह 10 है तो दूसरी भी 10 होगा, तीसरा भी 10 होगा, चौथा भी 10 होगा, तो फिक्स वैल्यू पकड़ लिया सब जगह, तो वो हो गया यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म एक स्पेसिफिक केस है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब चला रहे थे, पानी पियो मेरे भाई, पानी पियो सब लोग, जो लोग भी हिल रहे हो। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का कोई एक फिक्स रूल नहीं हो सकता क्योंकि फंक्शन बदल जाएगा। तो आंसर, अब बताओ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या पढ़ा था, जल्दी से रिपीट करता हूं। अगर वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंक दो तो पार्टिकल बिना डिविएशन के सीधा निकल जाता है। अगर परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल फेंक दो तो, परपेंडिकुलर बोला क्या मैंने? पैरेलल फेंक दो तो सीधा निकल जाता है, परपेंडिकुलर फेंक दो तो सर्कल बनाता है, टेढ़ा फेंक दो तो हेलिक्स। अब ये 3 स्पेसिफिक पाथ हैं, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है तो एकदम फिक्स्ड पाथ हो जाएगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर पाथ फिक्स क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि शेप तो मैग्नेटिक फील्ड के फंक्शन के हिसाब से बनेगा। कहीं एक्स स्क्वायर का फंक्शन है तो अलग शेप बन सकता है, कुछ और हुआ तो अलग शेप हो सकता है, इसलिए अब कोई फिक्स आंसर नहीं आता। ठीक है, तो हम एक सवाल ऐसा करेंगे जिसमें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन किसी भी सवाल को डील करने के लिए तरीका क्या है वो मैंने क्रैक कर दिया है। तरीका क्या होना चाहिए, वो जैसा भी फील्ड दिया है नॉन यूनिफॉर्म, उस फील्ड में पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा और वहां पे उसका कोई वेलोसिटी दिया होगा, तभी तो हम पता लगाएंगे कि इस वेलोसिटी के हिसाब से इसका रास्ता, पाथ कैसा बनेगा। जैसे पहले सवालों में भी यही होता था भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ। पिछले भी सवाल जो कर रहे थे उसमें पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी देते थे, तुम बोलते थे वेलोसिटी किधर है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो सीधा रास्ता, परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर, टेढ़ा है तो, तीन ही तो कहानियां किया। अब उसमें भी इनिशियल वेलोसिटी से तो डिसाइड होता था कि पार्टिकल किस रास्ते में जाएगा, सीधा जाएगा कि सर्कल बनाएगा कि हेलिकल बनाएगा। यहां पर भी आपको किसी भी सवाल में इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगा। ठीक है, फिर उसका पूछेगा कौन सा पाथ है या क्या सिचुएशन है, कहां से जाएगा, ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। तो हमने क्या किया कि कभी भी पार्टिकल जिस प्लेन में भी चल रहा है या जिस जगह पे चल रहा है वहां पे कंसिडर अ जनरल, बहुत बस ऐसे बोलना है, इससे कुछ होगा नहीं, सवाल बाद में सॉल्व करना पड़ेगा हमें, लेकिन शुरुआत ऐसी होगी। पार्टिकल का वेलोसिटी कितना मान लेना, क्या दिया इनिशियल चिंता छोड़ो, पार्टिकल को कहां पे मान लोगे और कितने वेलोसिटी से चलता हुआ मान लोगे। अरे वी नहीं रहे, क्या लिखा है, Vx का वैल्यू हमने लिखा नहीं है, Vx को Vx ही लिखना है, Vy Vy है, वैल्यूज नहीं लिखने हैं। ठीक है, तो सवाल में क्या वेलोसिटी है उसकी चिंता नहीं करना, यही लिखना है Vx i कैप प्लस Vy j कैप प्लस Vz k पे, और किस पॉइंट पे है। अगर पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में चल रहा होगा तो आप जेड वाले मत लिखना, अगर पार्टिकल वाई जेड प्लेन में चल रहा है तो एक्स वाला वेलोसिटी मत लिखना और एक्स वाला पोजीशन मत लिखना, वाई जेड प्लेन में है तो वाई और जेड दो ही वेलोसिटी होंगी, वो हम चूज कर लेंगे। इस कहानी में तीन वेरिएबल यहां है और तीन वेरिएबल यहां है, जनरल पोजीशन हो गया। फिर फोर्स निकालेंगे, तो हमने लिखा कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। बी क्या है, हाँ ये बी नॉन यूनिफॉर्म गिवन मैग्नेटिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म गिवन, हमको गेस थोड़ी ना करना, मैग्नेटिक फील्ड जैसा दिया जाएगा वो हम लोग यहां यूज करेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट एक्स बाई ए दिया है तो वो रखोगे, बी नॉट एक्स स्क्वायर बाई ए दिया है तो वही रखोगे, जो दिया रहेगा वही तो फंक्शन, तुम अपने आप उगा लोगे क्या फंक्शन। ठीक, तो ये फंक्शन हमको गिवन होगा, ये वेलोसिटी हमने यही मानना है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करना। अब देखो अब जनरल हो गया ये सवाल, अब एकदम जनरल हो गया, कुछ लोग समझेंगे बाकी लोग छोड़ देना, मतलब अगर नहीं समझ में आया तो छोड़ देना इसको, ऐसे लगना कि लाइफ का 5 मिनट वेस्ट हो गया है, क्योंकि अब इसके बाद मामला चैलेंजिंग हो सकता है। क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हो, मान लो कर लिया, तो यहां एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी कितने कोऑर्डिनेट्स, मतलब कितने टर्म बन जाएंगे, समथिंग आई कैप, समथिंग जे कैप, समथिंग के कैप। हमने क्या कैलकुलेट किया, फोर्स, तो फोर्स का जो आंसर आएगा वो ऐसे आ जाएगा एफ एक्स आई कैप प्लस प्लस
क्रॉस प्रोडक्ट से अपने आप आएगा, लेकिन वो मैं पहले से याद नहीं करा सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जैसा दिया जाएगा उसके साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसके हिसाब से आंसर जो आएगा वो आएगा। एक एग्जांपल करके देखेंगे अभी। ये किस डायरेक्शन का फोर्स है? एक्स एक्सिस का ये, ठीक है। अगर मैं तीनों फोर्स को मास से डिवाइड कर दूं, चार्ज के मास से, तो ये किस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हो गया? तो हमने लिखा ए एक्स इक्वल टू एफ एक्स बाई एम, समझ गए क्या? और ए वाई इक्वल टू, ये आराम से लिख लोगे, जिस नंबर के साथ आई कैप होगा उसको मास से डिवाइड किया तो किस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन आ गया, ऐसे जेड का भी आ जाएगा। अब आपको हिट एंड ट्रायल, बस इसको सुंघाना है, ट्राई करना है। कैसे? आपने एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी टी लिखते सुना है? यहां पे लगा के देखो, क्या लगा के देखोगे? डीवी बाई डी टी। आपको कुछ समझ में आया ये ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्यों लिखा? क्योंकि एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन है तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज होगा। ऐसे ही यहां पे क्या लिख देंगे, और इसको क्या लिख देंगे, और यहां पे फंक्शन होगा, यहां पे भी कुछ वैल्यू होगा, यहां पे भी होगा। इनमें से जो सॉल्व हो जाएगा सॉल्व कर लेना। कुछ सॉल्व होंगे कुछ सॉल्व, लेकिन जो सॉल्व होंगे उसी से आंसर तुम्हारा वो निकल आएगा जो सवाल में पूछा होगा। मतलब ये नहीं बोला, ये ठेका नहीं ले रहा हूं कि हर आंसर, मतलब हर इक्वेशन सॉल्व होगा ही और करना ही है, लेकिन जो सवाल पूछा होगा वो वाला इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो लेकिन ट्राई कितना करना है? तीनों को ट्राई करेंगे, तीन में से एक या दो या तीनों सॉल्व हो जाएंगे तो आंसर भी उसी हिसाब से पूछा जाए, मतलब क्वेश्चन भी उसी हिसाब से बनेगा। बोलेगा पार्टिकल कहां इस टाइम 4 सेकंड बाद कितने किस कोऑर्डिनेट पे था, तो मतलब एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट पूछे हैं तो तीनों सॉल्व होंगे। कभी कभी एक ही कोऑर्डिनेट पूछता है तो आप देखेंगे यार तीन में से ये वाला सॉल्व कर दे तो ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट निकल आएगा, तो बाकी दो के झंझट में क्यों पढ़ोगे, तो वो देखना पड़ेगा। तो इसके बाद कुछ चीजें ऐसी नहीं है जो हम याद करके जा पाए, जैसा सवाल आएगा करके देखेंगे। एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, आप लोग केवल देखते चलना और बीच बीच में ऐसे ऐसे खोपड़ी हिलाते रहना। ये देखिए, करंट कैरिंग वायर है इनफाइनाइट। आपको पता है ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है? पता है कितना बनाता होगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, अभी तो बहुत से लोग तो स्टार्ट ही नहीं किया मैग्नेटिक फील्ड, अभी उनकी लाइफ में आया ही नहीं है, अभी चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैंने क्या कहा, इससे डी डिस्टेंस पे जाके एक चार्ज पार्टिकल को जिसका मास m चार्ज q है, इस वायर से अवे अवे ऐसे ही इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v नॉट वेलोसिटी दे दिया। थोड़ा इमेजिन करना, इसी प्लेन में ये वायर है, इससे डी डिस्टेंस जाके चार्ज पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी किधर दे दिया? वायर से अवे। अब मुझे बताओ इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? बोलो किधर है? अरे इस पॉइंट पे बताओ ना रे लल्ला, चार्जवा किधर है? इसी पॉइंट पे है ना, ये चार्ज है तो इसी पे तो बताओगे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मेड बाय दिस वायर at this point where the charge is given some velocity into the plane? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है क्या है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है, ये डिस्टेंस तो डी है तो 2 पाई डी हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है? और ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर वेलोसिटी पे है, दिख रहा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी राइट में है, तो v क्रॉस b वाला फोर्स इस पे किस डायरेक्शन में लगेगा? वेलोसिटी राइट में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, v क्रॉस b करो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, कहां गया? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वेलोसिटी दिखा गया? अरे राइट हैंड रूल बड़ा सही होता है।
फोर्स किधर लगा? मैं केवल एक पिक्चर आपको पिक्चर दिमाग में बनाना चाह रहा हूं। यहां पे देखो, अगर फोर्स ऊपर लगेगा तो पार्टिकल कैसा मोशन करना चाहेगा? आप बोलेंगे इधर दिया ना धक्का, ऊपर फोर्स लगेगा तो ये ऊपर की तरफ मुड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इसलिए इसको सर्कल बनाना चाहिए था, हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे पता? क्योंकि जैसे ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मुड़ेगा तो इसका डिस्टेंस वायर से बदल जाएगा। दिखा क्या? तो क्या वायर का मैग्नेटिक फील्ड सेम बनता रहेगा हर जगह? तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? तो जितने कर्वेचर यानी जिस रेडियस के रास्ते में ये चल रहा है, वो रेडियस mv/qb के फॉर्मूले से देखोगे तो b तो बदल गया। तो ये रेडियस कांस्टेंट रहेगा कि बदल जाएगा? अब आप इसको सर्कल बोल सकते हो क्या? सर्कल तो नहीं है, क्यों? रेडियस कर्वेचर अलग आ रहा भाई, पहले रेडियस अलग था और बाद में अलग हो जाएगा। तो ये कर्वेचर में तो घूमेगा, लेकिन एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। फिर भी चलते चलते ऐसे ये घूमता जा रहा होगा। ठीक, तो हमको पता लगाना है ये वायर से मैक्सिमम कितने सेपरेशन तक जाएगा, पता लगाना है मैक्सिमम सेपरेशन। ठीक है, कुछ करना नहीं है आपको, केवल देखते रहना है। ठीक, बट थोड़ा इन्वॉल्व रहना जिससे कि जल्दी समझ में आ जाए। क्वेश्चन इज फाइंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन चार्ज एंड द वायर। ठीक, भाई आ जाओ आ जाओ। हाँ भाई ऊपर आओ, पहचाने? थोड़ा नीचे जुओ ना, हाँ। मैग्नेटिज्म देखो, इनको पहचानते हो? फोटो देखा होगा। ये गगन है। गगन जो है एम्स में पढ़ रहा है अभी, और एम्स दिल्ली में। और ये बंदा जो है ऑल इंडिया रैंक। क्या बात, फेमस हो तुम? हाँ ठीक। तो ये अभी आया हुआ था, मैंने कहा यार आओ मिलो बच्चों से हमारे। बच्चे मन के सच्चे हैं, पढ़ते कम है लेकिन। नहीं ऐसा नहीं, पढ़ रहे ये लोग भी। तो कुछ अच्छे रिजल्ट्स हैं इसमें भी। तो ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ में बुलाया है। 11 तो बहुत छोटा होता है? उन वो तो घबरा जाएंगे। अगर इसने बोल दिया भाई कितने घंटे पढ़ते हो, घंटे। घंटे तक तो गई नहीं अभी सुई। गगन कुछ बोलेगा। गगन कुछ थोड़ा बताओ, कुछ किसी के मन में कोई सवाल है क्या? थोड़ा गगन टाइम पास, थोड़ा टाइम हमारे। हाँ, कोई किसी के मन में कोई सवाल है? कुछ भी पूछ सकते हो, पर्सनल नहीं पूछना लेकिन। तो फिर तुम डिसाइड करोगे कितना टाइम पढ़ाई को लॉस करना है। तो अभी कितने घंटे पढ़ रहे हो? बाकी समय स्कूल चल रहा है अभी। स्कूल 6-7 घंटा, 3 घंटे पढ़ लिए, 10 घंटे। 8 घंटे सो रहे हो, 18 घंटे। बाकी 6 घंटे, 3 घंटे कोचिंग, और 1 घंटा ट्रैवलिंग। फिर 2 घंटे में करते क्या हो? देखो विद स्कूल, और अगर 3 घंटे डेली कोचिंग नहीं होती मुझे पता है, तो विद स्कूल और कोचिंग 3 घंटे पढ़ाई सफिशियंट है। पर बिना स्कूल और बिना कोचिंग, मान लो सैटरडे है, मोस्टली सैटरडे भी चलो हो जाती है कोचिंग, स्कूल नहीं रहता, मान लो कोचिंग भी नहीं है, पूरा दिन तुम्हारे पास खाली है, फिर भी अगर 3-4 घंटे के आगे नहीं पढ़ रहे फिर प्रॉब्लम आएगी। विद स्कूल विद 3 घंटे कोचिंग, जैसे मेरा भी सुबह हो गया 7 to 1 स्कूल, उससे पहले 1.5 घंटा बायो कोचिंग हो जाती है, फिर 4 to 7 जोन हो जाएगा। उसके बाद भी अगर 3-4 घंटे में पढ़ रहा हूँ तो उस हिसाब से मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ जाएगा, और 2 घंटे भी पढ़ने वालों का आ जाएगा। बस जो दिन खाली है उस दिन तुम सोचो, उस दिन अगर 3-4 रीच हो रहे हैं फिर वो पॉइंट नहीं है। उस दिन तो 10-12 घंटे, क्योंकि बाकी टाइम क्या करोगे? और सवाल पूछो। ट्वेल्थ में आ, यार एक ही चीज है कि किसी एक फ्लो को पकड़ लो कि एग्जाम तुम्हें आनी है 2 साल बाद,
अभी 12th तो 1 साल बाद आएगी, तो तुम अपने खुद से शेड्यूल बनाओगे, उसमें कितनी एक्यूरेसी रहेगी, तुम हो सकता है सारी चीजें कवर करो ना करो। तो किसी कोचिंग या किसी सिस्टम को पकड़ लो। मान लो अगर तुम जोन को ही पकड़ रहे हो तो उन्हें पता है कि उन्हें 1 साल तक सारी चीजें 12th और 11th की किस प्रपोर्शन में करानी है तुम्हें, और वो उस हिसाब से टेस्ट ले लेंगे। ये भले ही अगर अपेक्स जा रहे हो तो वहाँ बायो का इस हिसाब से हो जाएगा, या कोई कोचिंग का टेस्ट सीरीज ले लिया एलन या आकाश, उन्हें पता है कि उन्हें बच्चों को किस हिसाब से रिवीजन चाहिए ताकि वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करे और उनके नीट में नंबर आ जाए। तो किसी बाई वीकली टेस्ट को पकड़ लो, एलन ये सब के टेस्ट सीरीज या यहाँ के बाई वीकली या मंथली टेस्ट होते हैं, तो उसमें इनफ अच्छे से वो लोग 12th पे, अभी 12th तुम्हारा चल रहा है तो 12th पे ज़्यादा फोकस, 11th पे इनिशियली कम, फिर धीरे धीरे 11th पे फोकस भी बढ़ा देंगे। कुछ कुछ टेस्ट हो सकता है सिर्फ 11th के टॉपिक के हो, तो उस हिसाब से टेस्ट को एक स्ट्रेटेजी अपने टेस्ट के हिसाब से बनाओ। तुम ऑलरेडी पता रहता है कि कौन से टेस्ट कब होने वाले हैं, तो 2 हफ्ते का जो पीरियड है उसमें इवन तुम्हारे अगर कुछ अनटच टॉपिक्स है तो तुम उस 2 हफ्ते में पहले हफ्ते को एकदम नया कंटेंट पढ़ने के लिए रख सकते हो। तो उसमें 3-4 दिन, मान लो तुम्हें फिजिक्स के 2 चैप्टर नए थे, 4 दिन में तुमने उसे खत्म कर लिया, तो फिर बाकी 3-4 दिन में बाकी चीजें जो नई नई थी, थोड़ी अलग की 11th की कुछ छुई नहीं थी, वो सब पढ़ लिया, फिर अगला हफ्ता पूरा रिवीजन कर लिया सारी चीज का। तो टेस्ट में ऐसा हो जाएगा कि तुमने सारी चीजें पढ़ रखी है। अगर कोई भी, अगर फिजिक्स का भी 2-3 चैप्टर आ रहे हैं और इसमें तुम एक चैप्टर को नहीं छोगे, तो जो 33% क्वेश्चन है उस चैप्टर के, वो तो तुमसे बनने ही नहीं है। और बाकी 10-20% क्वेश्चन तुम्हें ऐसे लगेंगे जो तुमने पढ़ रखा है और तुम्हारे पढ़े हुए से हो जाने चाहिए सॉल्व, पर तुम्हें माइंड में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि मैंने शायद वो 33% जो नहीं पढ़ा है शायद ये उससे लिंक्ड है और मेरा गलत हो जाएगा, तो वो गलत कर बैठोगे, तो 50% नंबर खो सकते हो तुम। उसके लिए सारे, भले ही तेजी से पढ़ लो, कौन से तुम्हारे नंबर से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, तेजी से पढ़ लो, तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा एटलीस्ट टेस्ट में। और टेस्ट के मार्क्स, कॉन्फिडेंस ही बेस्ट कॉन्फिडेंस है। और तुम खुद को जज नहीं कर सकते कि मुझे ये चीज़ आती है कि नहीं। टेस्ट में नंबर आ रहे हैं मतलब तुम्हें आती है, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं मतलब नहीं आती है। और एक बार टेस्ट में नंबर नहीं आया मतलब ये नहीं है कि तुम्हें नहीं आती तो तुम सीख ही नहीं सकते। 2 साल का टाइम है, 100 टेस्ट होते हैं, सीख जाओगे। बिल्कुल। हाँ हाँ बोलिए। किसको बैकलॉग? यार बताया ना अभी, टेस्ट टेस्ट की ही स्ट्रेटेजी बेस्ट है। कि अगर तुम्हारे पास है कि एलएन के टेस्ट मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त के टाइम शुरू होते थे, तो उस समय से पहले अगर मान लो समर वेकेशन तो अभी जा चुका है, समर वेकेशन एक अच्छा टाइम था, कोई भी स्कूलिंग चल रही है, 2-4 हफ्ते बाद टेस्ट है, तुम्हें क्यों करना है? कुछ भी आराम से जो भी बचे है पढ़ लो। कोचिंग में कुछ चल रहा है और तुम्हें अगर ये है कि कोचिंग में ये चल रहा है और मुझे ये चीजें करनी है, मैं कर नहीं पाऊंगा,
तो कोचिंग की एक हफ्ते आगे तक की चीजें पढ़ लो तुम। एक हफ्ते तक तुम फ्री हो, जो भी कोचिंग में चल रहे हो तुम्हें एक ग्रॉस आइडिया है कि जो चल रहे हो मुझे अप्रोक्स आता है, मैं उसे बाद में भी कवर कर सकता हूँ। उस एक हफ्ते के टाइम में तुम आराम से बैकलॉग कवर कर लो। टॉपिक ही होते हैं एट द। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा रटने वाला फैक्टर रहता है। तो रटना नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर समझ के जाओगे, जो भी चीज मैकेनिज्म हो रही है एक एक स्टेप उसको समझो और उसको स्प्लिट करो। जब सवाल भी लगा रहे हो तो ऐसा नहीं कि जब ये रिएजेंट ऐसा एक्ट करता है तो मुझे पता है कि एक कीटोन बन जाता है। कीटोन सीधा नहीं बनाओ, जो सर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताते हैं एक एक चीज का, हर क्वेश्चन में भी सेम वो लगा के घूमते रहो। तो तुम्हें एक ग्रॉस आइडिया आने लगेगा कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो ये चीज आ रही है, वो इलेक्ट्रॉन ऐड अट्रैक्ट करेगी तो कहाँ से कैसे जाएंगे, बॉन्ड शिफ्ट होंगे और फिर एंड प्रोडक्ट वो बनेगा। तो जब जब वो तुम मैकेनिज्म, फिजिक्स टाइप ही है वो, अगर मैकेनिज्म बार बार तुम लगा लगा के देखोगे तुम्हें दिमाग में बैठ जाएगा कि ये चीज आती है तो ऐसी होगी। तो 10 अलग तरीके की चीजें भी होगी तो तुम्हें ये पता है कि जो भी चीज आ रही है, मान लो इलेक्ट्रॉन टाइप आ रहा है या पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव खींचेगा तो बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, कैसे वो स्टेबल होगा। तो उस चीज को समझ समझ के करो। अगर तुम रट के करोगे तो एक सवाल रट लोगे, 10 रट लोगे, 50 रट लोगे, 100 नहीं रट पाओगे। तो अगर तुम्हें सारे सवाल भी करने हैं तो जैसे 100 150 सवाल रहते हैं एक एक टॉपिक में, हिमांशु पांडे सर की बुक पे, तो वो तुम कैसे कर पाओगे, रट के सारी चीजें नहीं हो पाती है। तो अगर तुम्हें करनी है तो जो भी मैंने कुछ और अपना नहीं था मेरे पास कंटेंट ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए, जो भी टेस्ट भी हो रहे हैं इवन नीट हो रहे हैं, मैं वो पूरी जो 2 3 बुक्स बनती थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स मेरे, मैं पूरी वो पढ़ के जाता था। क्योंकि उसके अलावा और कोई चीज नहीं है अच्छी पढ़ने के लिए। इवन एम्स के एग्जाम में भी उनके बुक से लाइन से सवाल थे। तो बस उस नोट्स को अच्छे से बनाओ और जो मैकेनिज्म वो बता रहे हैं उसे समझो। बाकी तुम्हें कुछ रटने का सोचना नहीं। वो जो रेयर 2 4 रिएक्शन होती है वो अगर आनी होगी तो तुम 2 4 सवाल उसके कर चुके होंगे, नहीं तो जरूरी नहीं है। जो भी बेसिक चीजें हो रही है उसको समझ लो एक बार, सवाल खुद से बन जाएगा। तो टेस्ट टेस्ट कैसे हो रहे हैं अभी, टॉपिक वाइज टेस्ट थे कि यूनिट? हाँ तो यार टेस्ट में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो उसका एक ही तुम्हें इंडिकेशन मिलना चाहिए कि मेरी जो तैयारी अब तक की थी वो काम नहीं आ रही है, या तो मैंने तैयारी इनफ की नहीं इसलिए काम नहीं है, या जो तू कर रहा था वो सही नहीं कर रहा था। तो उसको आराम से टाइम अलॉट करो, सब्जेक्ट वाइज टाइम दो उसको। दिन ऐसे दिन के घंटों में मत बांटो सब्जेक्ट्स को। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम एक दिन में 3 3 घंटे, और अगर 3 घंटे पढ़ रहे हो तो एक एक घंटे फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो। 1 घंटा केमिस्ट्री 1 घंटा फिजिक्स में तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, जब तक समझ आना शुरू होगा वो 1 घंटे खत्म हो जाएंगे। तो आराम से तुम 2 3 दिन कंटिन्यूस में एक सब्जेक्ट एक टॉपिक पढ़ लो। अगर 10 दिन बाद भी टेस्ट आ रहा है तो आखिरी के 2 दिन छोड़ दो फुल रिवीजन के लिए। पहले के जो 8 दिन है उसमें 3 3 दो। बायो अगर पढ़ रहे हो तो बायो में यार ऐसा है कि इतना 11 अभी भी 12th के इनिशियल में इतना तुम बायो में स्ट्रेन करके कुछ कर नहीं पाओगे। इवन जो 500 मार्क्स वाले लाते हैं उनके 360 350 मार्क्स तक रहते हैं बायोलॉजी में। तो और जो 680 लाते हैं ये, उनके भी 350 355 रह सकते हैं। तो बायो में तुम जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना प्रोपोर्शन में तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और यही अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम लगाओगे, और बायो यानी ले बाई ले काफी रटने वाला सब्जेक्ट है थोड़ा, तो एंड में भी तुम अगर 2 दिन, एक दिन की जगह 2 दिन लगा दोगे तो तुम्हारे जो 12th में दिनों दिन पढ़ता था भाई उससे ज्यादा नंबर आ जाएंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री पे अभी काफी अच्छे से फोकस रखो। इवन तुम 80% टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री में को मिला के दे सकते हो, 20% बायो। ये इनिशियल अभी 12th का कौन सा ही महीना चल रहा है तो काफी सही है। 80% तक तुम फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर लो, एंड में बायो अपना आराम से रटते रहना। तो 40 40% मैं इवन 2 4 5 6 दिन तक फिजिक्स सिर्फ करता था। क्योंकि क्या जरूरत है, क्योंकि हफ्ते के एंड में या दिन के एंड में अपने को नीट देना है नहीं। तो इवन तुम एक महीना भी फिजिक्स करोगे तो कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 2 टेस्ट होंगे जो उसमें दूसरे सब्जेक्ट्स में नंबर कम आ जाएंगे, बट कोई केयर नहीं करता।
अगर मैं ये पढ़ के भी रिजल्ट ला रहा हूँ तो उतना ही वैल्यू है, अगर ये नहीं पढ़ रहा हूँ और फिर रिजल्ट नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि मैं तब इक्वली डिवाइड करके पढ़ रहा था, उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना। आराम से। फिजिक्स केमिस्ट्री में कॉम हम्म ठीक है, ये यार काफी कॉमन है। हम ये यहाँ पे छोटे सेंटर में और यहाँ पे भी अगर 5-6 रैंक आती है तो हमें अच्छा नहीं लगता। और अगर तुम ये सोचो कि तुम सेम अगर 50,000 लोग एक साथ टेस्ट दे रहे हैं, उस जगह होते तो तुम्हारी रैंक 1,000-2,000 आती। तो ये स्टिल एक फैक्टर है कि भले ही तुम छोटे शहर में हो, स्टिल यहाँ पे भी कंपटीशन तुम्हें लगता है थोड़े मैग्नीट्यूड में। पर तुम ये देखो कि तुम्हें रैंक से नहीं, अपने मार्क्स, अपने स्कोर से लड़ना है। तुम्हारा स्कोर, तुम्हें पता है कि अगर 720 का है तो तुम्हें 680 तुम्हारा टारगेट है। तो उस प्रपोर्शन में चलो। 300 का टेस्ट हो रहा है तो उसको मैं सीधा एक्स्ट्रापोलेट करके देखता था। 300 का टेस्ट है तो 700 में अराउंड इतने नंबर चढ़ रहे होंगे और मुझे पता है कि उस पे क्या रैंक आती है। तो उस हिसाब से देखो, अगर ठीक है कुछ टेस्ट, एक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो ये बेस्ट तुम्हारे लिए मोटिवेशन है कि तुम अगले टेस्ट को अभी से पढ़ना शुरू कर दो। संडे को यूजुअली टेस्ट होते हैं, 1-2 घंटे में आंसर की मिल जाती है। 1-2 घंटे में तुम्हें पता चल जाता है दोस्तों के इतने आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं। अगले दिन मंडे है और फिर तुम्हारे पास पूरे 2 हफ्ते, मिनिमम मिनिमम 2 हफ्ते का टाइम रहता है 2 टेस्ट के बीच में। तो वो तुम्हारे पास पूरे हैं कि तुम ये जो पीछे तक का एंग्जाइटी या डिप्रेशन या जो भी था, या पेरेंट्स का प्रेशर जो भी था, वो अब जो मेरे पे आ चुका है, मेरे पास 2 हफ्ते में उसे रिलीव कर लूँ। तो इन 2 हफ्ते में अगर तुम कुछ ना सोच के, इसके दो ऑप्शन है, या तो ऐसी एंग्जाइटी आ गई तो तुम पढ़ना कम कर दोगे क्योंकि एंग्जाइटी हो रही है, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही। फिर क्या होगा, अगले 2 हफ्ते बाद एक और टेस्ट आया, वो फिर झटका देके चले गया, फिर तुम और एंग्जाइटी में आ गए और पढ़ाई नहीं हुई, फिर 2 हफ्ते बाद नंबर कम आए, फिर ये तुम नेगेटिव फीडबैक में चले जाओगे और खत्म हो जाओगे। तो इसका यही है कि अगर ये 2 हफ्ते तुमने उसको एंग्जाइटी को साइड रखी कि ठीक है मेरे को एंग्जाइटी हो रही है, स्टिल मैं पढ़ रहा हूँ, इन 2 हफ्ते बाद रिजल्ट नहीं आया तो मैं सोचूंगा। तो इस 2 हफ्ते बाद अगर तुम्हारे नंबर बढ़ गए तो तुम्हारी ये एंग्जाइटी हट जाएगी कि अब मेरा परफॉर्मेंस सही है, मैं जो स्ट्रेटेजी अभी 2 हफ्ते यूज किया मैं वही यूज करूंगा, उससे मेरा स्कोर बढ़ता जाएगा। और अगर इसके बाद भी अगर स्कोर नहीं बढ़ा या कम हो गया तो तुम्हें स्टिल एंग्जाइटी और बढ़ेगी। बट इसमें भी अभी तुम्हारे पास सेम स्टेप है, 2 हफ्ते हैं तुम्हारे पास जो बढ़ी हुई एंग्जाइटी है, या तो मैं उसे अच्छे से पढ़ के कम कर लूँ या और एंग्जाइटी में चले जाऊँ, मेरा स्कोर और कम हो जाएगा। तो दो दो ऐसे पीरियड वाइज तुम्हें स्ट्रेस को थोड़ा मेंटेन रखना पड़ेगा कि मेरे पास अभी 2 हफ्ते हैं, मैं जो मेरा बढ़ा हुआ स्ट्रेस है मैं उसे कम कर सकता हूँ कैसे। एंग्जाइटी को साइड में रख के हेड में रहेगी वो पढ़ते हुए, कंटिन्यूस तुम्हें हर सेकंड फील होगा कि यार मेरा स्कोर कम आ रहा है। बट स्टिल अगर तुम पढ़ लिए 2 हफ्ते, तुम्हारा स्कोर बढ़ गया, वो पुराने 2 हफ्ते की तुम्हारी मेहनत एकदम सफल हो जाएगी। तो 2 हफ्ते पढ़ो, एक बार रिजल्ट इंप्रूव होने लग गया ये सब हट जाता है। स्टिल यानी टिल तुम्हारा अगले टेस्ट में स्कोर कम हुआ है। फिर अगर कम होगा फिर तुम सेम स्टेप फॉलो करोगे, 2 हफ्ते का टाइम लगेगा, अगले टेस्ट में तुम्हारा सब रिलीव हो जाएगा। तो जब तक गोल अगर रखना है बड़ा तो ये तो आएगा। और ये नहीं आ रहा मतलब तुम गोल इनफ रख नहीं रहे हो। 10-20 रैंक में लोग अगर खुश हो जा रहे हैं तो ये 100 लोग जहाँ दे रहे हैं वहां तुम्हारी 20 रैंक है। तो जब लाख लोग देंगे तब तुम समझ जाओ। क्योंकि टॉप 10 के ऐसे जो बच्चे हैं वो हर सेंटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सारे ऐड होंगे और तुम्हारी रैंक पीछे हो जाएगी। यार ऑर्गेनिक का कोई भी अगर चैप्टर पढ़ रहे हो तो जी ऐसे था कि जो तुमने लॉजिक लगाया वो नहीं लग रहा, तो कोई भी ऐसा छोटा सा टॉपिक है, मान लो कोई एक रिएक्शन हो रही है, तो उसमें तुम्हें क्या कैसे फॉलो करना है, सबसे पहले उसकी थ्योरी पढ़ी,
उसके अनसॉल्व जो सॉल्व वाले क्वेश्चंस रहते हैं बुक में वैसे अगर हैं तो वो पढ़े, जो सर ने पढ़ा है वही टॉपिक सेम वो टॉपिक की थ्योरी पढ़ी और सर के कराए क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद तुम जो सॉल्व क्वेश्चन किए उसके बाद धीरे धीरे उसके बेसिक लेवल के अनसॉल्व से शुरू करो। बनेंगे बनेंगे 5-10 बनेंगे, फिर हो सकता है 11वें में अटक जाओ। 11वें को छोड़ो, 12वें 13वें देखो कि तुम्हें लगने लगेगा कि एक अलग पैटर्न और सवाल पूछ रहे हैं सेम टॉपिक में, तो वापस से जाके तुम वो जो थ्योरी तुमने पढ़ी वो रिवाइज करो, या सर ने जो पढ़ा है वो रिवाइज करो और फिर अटैक करो। फिर भी तुम्हें लग रहा है कि कुछ एक ग्रॉस कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है जो मेरे से हो नहीं पा रहा, तो तुम उसकी बुक करो, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो बुक में दिए हैं वो बुक की थ्योरी से ही है ना इंस्पायर्ड होंगे। ऐसा कुछ ही बना होगा कि उस थ्योरी पढ़ के वो सवाल होने लगे, नहीं तो फिर वो बुक चलेगी क्यों, कि अगर स्टिल उसकी थ्योरी से भी सवाल नहीं बनेंगे। तो उसकी थ्योरी पढ़ो, हो सकता है काफी एक्सटेंसिव हो तो तुम सारी ना पढ़ पाओ, थोड़ी पढ़ लो, देखो कि अगर कुछ इफेक्ट आया, क्या पता 2-4 क्वेश्चन बनने लगे, और नहीं है तो फिर सर से पूछ लो। प्लस ये है कि अगर सवाल तुमसे नहीं बन रहे हैं तो मैं नहीं बोलूंगा कि सर से जाके अगले दिन ही पूछ लो। 100 बच्चे हैं, 100 लोग अगर 10-10 सवाल भी करते हैं, 5-6 नहीं बनते, तो सर इतने सारे को डील करेंगे नहीं, पहली बात। और अगर तुम सारे सवाल सर से करा लोगे तो नीट में अगर एक सवाल आ गया, तुम्हारे पास 1-1.5 घंटे बचे हैं मान लो, तो तुम कैसे करोगे? सर आने से रहे वहाँ एग्जाम में कि वो सॉल्व कर देंगे, तो तुम्हें खुद ही स्ट्रेन करना पड़ेगा। 1-2 घंटे भी अगर फिजिक्स के कोई टफ सवाल में तुम्हें लग जाते हैं तो सही है वो, क्योंकि तुम्हें एंड में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और वैसे टाइप के 10 अगर टफ सवाल है वो तुम बनाने की स्ट्रेटेजी तुम्हें आ जाएगी। तो ऑर्गेनिक में भी अगर सवाल, ऑर्गेनिक का थोड़ा सिंपल रहता है कि या तो वो तुमसे बन जाएगा या दिमाग लगता ही नहीं है वो, तो ठीक है अगले दिन 1-2 दिन रुको, या दोस्तों से पूछो या सर से पूछ लो, या वही 1-2 बार थ्योरी वापस रिवाइज करो, स्ट्रॉन्ग करो मैं कहाँ वीक हो सकता हूँ। कई बार कुछ कुछ वो गलत भी रहते हैं उनके बुक में, तो वो एंड में सही हो जाता है, कुछ ही रहता है। हाँ। नंबर ऑफ क्वेश्चन का यार बहुत वेरिएबल रहता है। मैं कहाँ से पढ़ता था फिजिक्स के लिए, एक तो कोचिंग के नोट्स हो गए, कोचिंग में जो सवाल हो रहे हैं, एलएन की बुकलेट्स हो रही है, एलएन के पीछे के सारे सवाल हो रहे हैं, डीसी पांडे हो रही है, डीसी पांडे की मेरे पास नीट वाली थी तो उसकी पूरी थ्योरी हो रही है, उसके सॉल्व हो रहे हैं, उसके अनसॉल्व हो रहे हैं। अनसॉल्व में लेवल 1 लेवल 2 के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। और इसके बाद कोचिंग के टेस्ट वेस्ट हो गए, ठीक है। और कई सवाल, हाँ यहाँ वर्कबुक जो मिलती है उसमें भी नीट की आती थी, नीट की पूरी कर लो, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत ही रहते हैं। और जेई की रहती है, अगर तुम्हारे नीट तक हो गए तो जेई की किसी से मांग लो और जेई की कर लो, जेई की भी मेंस आती है एडवांस आती है, मेंस कर लो एडवांस कर लो। इतने सवाल अगर तुम लगा चुके हो तो या तो साइड के 2 टॉपिक तुमने मिस कर दिए, या तुम ज्यादा टाइम दे रहे हो। तो सवाल की कमी नहीं है, सवाल काफी ज्यादा है। एच सी वर्मा मैंने गिनी नहीं, एच सी वर्मा की भी थ्योरी सॉल्व अनसॉल्व में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तुम एक बार विथ कोचिंग रनिंग में HCV कर सकते हो, साथ साथ पूरी LN कर सकते हो। LN नॉर्मली यार स्कूल में कर लिया करो। LN छोटे छोटे सवाल रहते हैं, छोटी सी थ्योरी सब रहती है, स्कूल में कुछ भी अगर चल रहा है उसके साथ पढ़ सकते हो। LN उसके साथ खत्म कर लो। DCP तुमने एक बार HC वर्मा लगा ली है, थ्योरी कोई भी बुक की सबसे पहले थ्योरी पूरी खत्म करनी है, थ्योरी करी उसके साथ साथ बीच में जो क्वेश्चन थे वो किए, फिर शुरू करो और उसके सब्जेक्टिव वाले से। सब्जेक्टिव में अगर 70-80 क्वेश्चन है तो 30-35 तक तुमसे लाइन में बन जाने चाहिए, एक बार तुम्हारा बेस क्लियर है और कोचिंग में अगर हो चुका है तो। 35 क्वेश्चन के बाद हो सकता है तुम थोड़े कुछ क्वेश्चन में गिरोगे, फिर ठीक है और थोड़ा पढ़ो, कुछ में गिर रहे हो तो हो सकता है टॉपिक चेंज कर लो, कुछ दिन बाद वापस वो 35 से शुरू किए, कुछ सवाल बनेंगे, कोई टेस्ट वेस्ट आया उसके लिए तुमने सारी चीजें, सारा तुम्हारे पास जो भी मटेरियल है वो सब पढ़ा, उसके बाद कभी फ्री टाइम मिला तो 35 के आगे गए, धीरे धीरे होंगे 60 तक हो सकता है पहुंच जाओ, 60-70। एग्जाम नीट आ रही है उसके 2-4 महीने पहले बाकी के 5-5 लगाने के ट्राई किए, सारे नहीं बनेंगे बट जितना टॉप तक पहुंच जाओ सही है। क्वेश्चंस की कमी नहीं है अभी, जो भी बताया सोर्सेज वो काफी है। यार हाँ हाँ हो जाता है। बेस्ट है कि जब कोचिंग में एंड हो जाए उससे पहले तुमने सब कर लिया हो, ये बेस्ट है। होना है ये जरूरी नहीं है, मेरे से भी होता था, मैं नहीं कह रहा हूँ,
बट बेस्ट ये है कि फिर अगले टॉपिक में जो शुरू होगा अलग ही एंथुसियाज्म से, कि पिछला जो था, जो मैक्स पॉसिबल था एक बच्चा जो नीट के लिए कर सकता है, वो मैंने कर लिया है। अब जो नया टॉपिक है वो शुरू करना है। कोचिंग धीरे धीरे चलता है, एक दिन छुट्टी होगी फिर अगले दिन आएगा, 1-1.5 घंटे का कंटेंट पढ़ाएंगे, 4-5-6 पन्ना होता है। उसमें तुम घर में 3 दिन अगर तुमने सिर्फ फिजिक्स पढ़ लिया है तो तुम एक हफ्ते आगे लीड में चले जाओगे कोचिंग से। तो कर लो, वो 3 दिन तुमने दे दिया, किसी को नहीं पता कि तुमने दिया है, पर सबको पता है कि तुम एक हफ्ते आगे हो सबसे। तो आराम से वो 3 दिन लगा दो, फिर भले ही बाकी के बचे दिन में बैकलॉग कोई पुराना टॉपिक कर लो, कुछ भी कर लो। वर्कबुक मिल जाती है, वर्कबुक उड़ा दो, खत्म कर दो। एम्स की स्टोरी क्या है? 3 इयर्स, अच्छा। यार कुछ नहीं हुआ, 2019 में गया, एडमिशन हुआ, चल रहा है बस 1-1.5 साल 2 साल छुट्टी हुई है कोविड से, बाकी तो बढ़िया चल रहा है। स्टोरी ऐसा यार, क्या बताना है, कॉलेज है, चल रहा है, बढ़िया है, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह फ्री है। हाँ हाँ बढ़िया बना रहे हैं, यानी बढ़िया बन रहे हैं कुछ ऑलरेडी, बाकी बढ़िया बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यार ये मेरे को भी होता था, कोई कई बार कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स चलते हैं, और इवन कुछ टीचर्स जैसे केमिस्ट्री ये सबके अच्छा पढ़ाते हैं, कई बार बेस तुम्हारे कोचिंग से क्लियर नहीं होते हैं। तो स्कूल जाके कई बार मुझे ऐसा हुआ है मिस की, यार चले जाता हूँ शायद ये चल रहा है, भले ही वो पूरे 6-7 घंटे में आधा पौन घंटे की चीज है वो, पर लगता है कई बार कि चले जाना चाहिए, शायद अच्छा हो रहा है। पर फिर मैं साथ में देखता हूँ कि मेरे पास जो 6-7 घंटे हैं, प्लस सुबह नहीं उठने का और आने जाने का ट्रेवल का स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा, उसमें मैं 6-7 घंटे पढ़ लूँ, तो लगता है कि शायद मैं छोड़ दूं। तो ये डाउट थोड़ा बना रहता है। कभी कभी ठीक है, वैसे भी तुम्हें 75% अटेंडेंस चाहिए रहती है, तो हफ्ते में 5 दिन में 4 दिन तुम चले जाओ तो 80% मेंटेन रहेगी। जब टेस्ट वेस्ट आ रहे तो 2 दिन छुट्टी मार लो, तो वो एवरेज आउट 75-80 हो जाता है। तो 4 दिन तो तुम्हें मिनिमम जाना ही है। अभी ऐसा नहीं करो कि अटेंडेंस 50 पे रखे हो तो एंड में जाना पड़ेगा, एंड में फिर दिक्कत लगेगी। 4 दिन जाओ, एक दिन छुट्टी मारो, वो दिन अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। वेडनेसडे थर्सडे कुछ होता नहीं है, और कुछ इन्हें मिड वीक लगता था, मैं सही रहता था कि आराम से छुट्टी मार लो, पढ़ लो। वीकेंड वैसे भी मिलने हैं, तो अगर तुम फ्राइडे को लोगे तो 3 दिन तो तुम पढ़ने से रहे, तो मिड वीक एक ले लो, उसमें पढ़ लो, थर्सडे फ्राइडे थोड़ा स्कूल के उसमें रहो, फिर सैटरडे संडे वापस पढ़ लो। यार बताया ना, स्कूल हो गई 7 से 1, 1 से 1:30 में घर आ गया, 4 to 7 अगर कोचिंग है तो उसके बीच में बच्चे 2-2.5 घंटे, तो उसमें 1 घंटा हो गया लंच। और बाकी 1-1.5 घंटे में या तो अगर नींद तुम्हारी कम है तो सो जाओ, या तो जो कोचिंग में होने वाला है उसका थोड़ा पुराना रिवाइज कर लो, ऐसा कुछ रिवाइज कर लो। क्योंकि थोड़ा बेस बना रहना चाहिए कि अगले दिन जो हो रहा है वो पूरा ऊपर से ना चले जाए। तो थोड़ा आधा घंटा हो सके तो रिवाइज कर लो, या फ्री रहने दो, 1-1.5 घंटा आराम कर लो। फिर उसके बाद 4 से 7 तुम आए, तो जैसे अगर सुबह 5:30 क्लास है तो तुम 12 के पहले सो जाओ। फालतू में ईयर लॉन्ग यानी स्लीप डिप्राइवेशन एक्यूमुलेट करने की जरूरत नहीं है, आराम से 6-7-8 घंटे सो तुम। तो 12 में कह रहा हूँ, ये काफी कम दिन होता था जिस दिन सुबह हो रही है। 11:30 को मान लो तुम सो रहे हो, तो तुम्हारे पास 7 से 11:30 का टाइम है। 7:30 तुम घर आ गए, 7:30 से 11:30 में 1 घंटे तुम्हारा डिनर हो गया, और 1 घंटे नहीं होता, आधा घंटे डिनर, आधा घंटे एंटरटेनमेंट जो करना है। तो उसके अलावा स्टिल तुम्हारे पास 2-2.5 घंटे है, तो 2-2.5 घंटे वो, और कोचिंग में तुम्हारी 3 घंटे पढ़ाई हो रही है वो, स्कूल में तुमने 7 घंटे में 2-2.5 घंटे मिनिमम अगर पढ़ लिया होगा अपना, तो वो, प्लस जो 1.5 घंटे लंच के आसपास थे, काफी टाइम है। क्यों नहीं होता? कौन सा स्कूल है? अरे तो 40 बच्चों का कंटिन्यूस देखते रहते हैं क्या? ये थोड़ी होता है। नीचे ऐसा, इसमें थोड़ी एक्टिंग के स्किल्स लाओ। ड्रावर वाला डेस्क रहता है, आराम से नीचे रखो, दिखाओ कि तुम फुल कंसंट्रेशन दे रहे हो उनको। और थोड़ा अगर तुम्हें यानी पढ़ रखा होगा चीजें, तो कुछ पूछे तो तुम जवाब भी दे दोगे। तो काफी दिक्कत होती है यार, मेरे को भी खड़ा कर देते थे, तो खड़े होके भी करो, वो क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा 1-2 बार डांटेंगे कि रख दो, फिर रख देना। तो ड्रावर आराम से ड्रावर में रखो, ऐसे दिखाओ कि तुम ध्यान दे रहे हो, सवाल पढ़ो, अंदर डालो, सोचो, सॉल्व करो, रफ में जो भी कॉपी है उनके निकाल के, पीछे से रफ कॉपी शुरू करो। मैं लेता था तो आगे 10 पन्ने वो क्लास का भरता था, पीछे 70-80 रफ पेज।
तो वो पूरा आराम से क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया, सॉल्व करो, देखो, टिक लगाओ, अंदर डालो, फिर ध्यान दे दो 2 मिनट, फिर सवाल देखो, हो जाता है। यार स्कूल में परफॉर्मेंस का क्या रहता है, मंडे टेस्ट में कभी कभी 11th में रहता था कि हाँ डीपीएस में 11th में रहता था कि मंडे टेस्ट दे दो, 12th के तो मंडे टेस्ट वहाँ यूज भी नहीं होते हैं, तो स्कोर में तो कई बार 12th में मंडे टेस्ट स्किप कर देता था। आराम से संडे को कोचिंग के टेस्ट दे के आओ, मंडे को आराम करो घर में। तो अगर 12th के में मंडे टेस्ट भी काउंट हो रहे हैं तो क्या ही है, ज्यादा से ज्यादा 20-25 मार्क्स के में 2-4 कम आएंगे। अगर थोड़ा पीछे ही चलता है ना शायद स्कूल, नहीं स्कूल थोड़ा आगे चलता है। ठीक है कि ज्यादा से ज्यादा कितना ही क्या पढ़ा लेते हैं, तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना, जब स्कूल जाते हो 5 में 4 दिन तुम जा रहे हो, तो एक ग्रॉस फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैं फॉलो करता था। मैं थोड़ी कॉपीज बना के रखी थी, जब वो डेरिवेशन ये सब बता रहे, काफी लंबा 1-1.5 पेज का उनका डेरिवेशन होता है, इतना यहाँ नहीं बताएगा कोई, तो वो बेसिक चीज काफी काम आती है। उसके अच्छा आ चुका है सवाल। हाँ बता दिया था। किसमें ओएमआर कैसे फिल करते हैं? तो मेरी एक गंदी आदत थी कि मैं पूरा पेपर सॉल्व करता था फिर ही ओएमआर भरता था, क्योंकि अगर 3 घंटे के पेपर में तुमने 50 मिनट्स में फिजिक्स कर लिया, 25 to 30 मिनट्स में केमिस्ट्री, तो 1.5 घंटे हो गए, और 15-20 मिनट में बायो, तो वो 1 hour 45 मिनट्स में तुम्हारे पास स्टिल रिमेनिंग है 1 hour 15 मिनट्स। तो उसमें अगर तुमने ऑलरेडी फिल कर चुका है, तो फिर तुम वो 1 hour 15 मिनट्स अपने वेस्ट कर रहे हो। तो एक बार तुम्हारा फर्स्ट गो पूरा हो चुका है 1 hour 45 मिनट्स में, तो उसके बाद तुम वापस सेकंड रीडिंग दो। कितने लगते हैं, 20 मिनट और लगेंगे, अनलेस तुम्हारे बहुत ज्यादा सवाल मिस है। तो ये जो फिजिक्स के 50 मिनट्स में बता रहा हूँ, उसमें इवन वो टाइम में इंक्लूडेड है कि तुम एक क्वेश्चन को दूसरी तीसरी अटेम्प्ट कर रहे हो। पहले 50 मिनट्स बुक करके रख दो, मेरे को फिजिक्स खत्म करनी है इतने में, होंगे नहीं होंगे वो तुम पे डिपेंड करता है। 50 मिनट्स के बाद तुम केमिस्ट्री पे चले जाओ। मैक्स 25 मिनट्स, 25 मिनट्स में वो क्वेश्चन भी कम रहते हैं और वन गो में हो जाना चाहिए। जो क्वेश्चंस बचे हैं एक दो बार अटेम्प्ट कर लो, 25 मिनट्स में हुए तो ठीक, नहीं तो एंड में। बायो भी 15-20 मिनट, उसमें जो होने थे हो जाएंगे, सेकंड अटेम्प्ट दे दो। 15-20 मिनट से आगे चले गए तो वो सेकंड अटेम्प्ट ऑफ फुल पेपर में लगा दो। तो 1 hour 45 मिनट्स के बाद वापस से नया सोचो, नया पेपर आया, वापस से तुम पहले पेज से शुरू कर रहे हो। हाँ ये क्वेश्चन था, टिक मारा है, सही है, 2-3 टिक मार दो, भले ही सेम ऑप्शन हो रहा है। फिर एक तुम सेकंड रीडिंग हो गई। तो एंड में जब 30 मिनट्स बचते थे, तो मैं चालू करता था ओएमआर फिलिंग। 15 मिनट्स लगते हैं एक बार पूरी ओएमआर फिलिंग करने में, स्टिल तुम्हारे पास 15 मिनट्स बचे, उसमें मैं जो भी छोड़ा हूँ कुछ कुछ सवाल, तो वो वापस मैं एक बार देख लूंगा, पढ़ लूंगा, नया आया तो नहीं आया तो तुक्का मार दो, नहीं तो जो भी करना है कर दो, एंड में ओएमआर भर के दे दो। 30 मिनट, आखिरी 30 मिनट करता था मैं। मिस नहीं होने चाहिए, तो अगर ऐसा लगता है कि मेरे को ज्यादा टाइम लगता है, 35-40 मिनट दे दो। हाँ वो सही है तो स्पीड पे।
स्पीड तब बनेगी जब तुम्हारे पास 100-150 क्वेश्चन बचे हैं उस टॉपिक के, और तुम्हें जल्दी से करना है क्योंकि अगला टॉपिक शुरू हो चुका है या अगला टॉपिक खत्म होने वाला है कोचिंग में। तो उस हिसाब से तुम नॉर्मल प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो उससे स्पीड बढ़ेगी, टाइम स्टेंड कंस्टेंट प्रैक्टिस करोगे तो उसमें स्पीड बढ़ेगी। और ये जैसे बता रहे हैं सर कि हो सकता है हाँ 2.5-3 घंटे लग जाते हैं कई बार पेपर करने में, तो इसलिए टाइम अलॉट कर दो। 50 मिनट्स में फिजिक्स से तुमसे जितने बन रहे उतने करो, फिर अगले सब्जेक्ट में जंप कर जाओ। तो 2 आवर्स मैक्स में तुमसे एक पेपर में जितने तुम्हें एक बार में करने कर लो, अगले आधे 15-20 मिनट्स में सेकेंड गो कर लो, और फिर या तो पूरा ओएमआर, या कई लोग करते हैं क्वेश्चन किया फिर ओएमआर, इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट लगता है। ओएमआर नॉर्मली हम क्वेश्चन पेपर के नीचे डाल देते हैं कई बार, या थोड़ी पोजिशनिंग अलग होती है, सवाल कर रहे हैं फिर देख रहे हैं उसको भर रहे हैं, तो मेरे को ये थोड़ा मोशन उतना इफेक्टिव नहीं लगता। बाकी मर्जी है, हर टाइप से भरते हैं लोग। हाँ सवाल कोई। बताया मैंने, टेस्ट जो भी शेड्यूल है वो कोचिंग तुम्हें मेहनत करके देगा। वो उनने स्टडी करके बनाया होगा कि ओवरऑल अलग वैरायटी के बच्चे हैं, तो उनको अगर ये हम देंगे तो शायद अगर वो हर में, तुम ये सोचो कि अगर तुम 2 साल तक जो भी टेस्ट आ रहे हैं उसमें अगर तुम फुल स्कोर कर रहे हो तो क्या तुम्हारे नीट में कम नंबर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो तुम्हें उस टेस्ट को इन्हें अपना गोल बनाना है। 2 साल में बाद नीट होना है, तुम्हें नहीं पता कि तुम अभी जैसा पढ़ रहे हो कैसे स्कोर आएंगे। तो लिमिटेड ही 2 साल में चीज होती है। एक होते हैं कुछ ओलंपियाड्स, एनएससीपी ये सब जो होते हैं, एनएसओ ये सब होते हैं, केवीपीवाई होता है। उसके बाद अपना ये कोचिंग के टेस्ट बचे, और मेरे ख्याल से कोई एग्जाम है या टेस्ट नहीं होता ऐसे, जिससे तुम्हें पता चल सके कि तुम जो पढ़ रहे हो वो काम आएगा कि नहीं। तो जो भी एक चीज को पकड़ लो, मैं एलएन के टेस्ट सीरीज को पकड़ के रखता था कि
मैंने 12th में ली थी वो 2-2 हफ्ते में होनी है, 3 हफ्ते में जब भी होनी है, तो मेरे को उसमें अपना टॉप स्कोर देना है। मान लो अगर मेरे लाइन से 720 आ रहे हैं 10-15 टेस्ट में, तो क्या मेरे नीट में कम नंबर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो तुम उसको सोचो कि अगर इसमें मेरे मैक्स जितना मैं स्कोर कर सकता हूँ अगर मैं करने लगूँ तो मेरे नंबर कम नहीं हो सकते। तो टेस्ट को पकड़ के चलो, उसमें जो टॉपिक्स भले 11th के आ रहे हैं तो 11th का पढ़ो, ऐसा डिवीजन तो कुछ है नहीं कि मैं 12th में हूँ तो मैं 12th का ही पढ़ सकता हूँ, मैं 11th में तो मैं 12th का नहीं पढ़ सकता। कोई डिवीजन नहीं है, सब तुम्हारे पास मटेरियल अवेलेबल है, आराम से पढ़ लो, समय है तुम्हारे पास, अभी भी 1 साल है, काफी टाइम है। हाँ पेन तो लेना पड़ेगा, क्या ही है सॉल्यूशन। हाँ यार अभी 12th में है ना, तो कब होने वाला है? अक्टूबर नवंबर जनवरी में। तो मैंने भी दिया था, बट तब मेरा ये था कि जो भी ऐसा तुम टारगेट बना के रखो कि 12th का जो ओलंपियाड है तो उसमें एंड तक के सारे जो भी कवर होना है सारा सिलेबस कवर होगा। तो जनवरी के बाद ऐसा कुछ मेन टॉपिक, जैसे मेरे टाइम में उस ओलंपियाड के बाद फिजिक्स में था लाइट ऑप्टिक्स ये सब, और कुछ वो क्या अर्थ का क्या रहता था, सेमीकंडक्टर ये सब वाला इनको। तो 2 टॉपिक मेन बचे थे मेरे। केमिस्ट्री मोस्टली कवर्ड हो जाता है, बायो कवर्ड हो जाता है उससे पहले। तो वो फिजिक्स के मैंने 2 टॉपिक एक आध महीने टाइम में बीच बीच में उसे टाइम अलॉट करके खत्म कर लिया था ओलंपियाड के पहले। तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अलग से कोई बुक तुम लगा सकते हो अगर लगाना है, आती है ओलंपियाड की बुक। हाँ कैप्लन की आती है, यहाँ से मैंने ली थी। पर क्यों करना है तुम्हें? तुम्हारा एंड टारगेट है नीट, तो उसके हिसाब से जो भी तुम्हारे पास मटेरियल है उसको गो थ्रू हो जाओ। ये एक बहाना है कि तुम 2 साल का पूरा सिलेबस अच्छे से और विलिंगली तुम उसे कर लोगे। तो पूरा 2 साल का जो भी तुम्हारे पास कोचिंग के नोट्स है सारे सब चीजें पढ़ लो एक बार। उसके बाद पेपर का पैटर्न देखने के लिए मैंने उससे 3-4 दिन पहले कुछ डाउनलोड कर लिए थे 10-12, और एक बार पेपर का पैटर्न देख लो तो तुम्हारे पास थ्योरी और जो भी दिमाग तुम्हारा है वो तुम्हारे पास है। पैटर्न थोड़ा देख लोगे तो हो सकता है कुछ सवाल में बेनिफिट हो जाए कि इस टाइप के आते हैं, मेरी थिंकिंग ऐसी होगी तो शायद 2-4 सवाल में बेनिफिट हो जाए। ये सेम मैंने केवीपीवाई के लिए भी रखा था। केवीपीवाई भी अभी इस बार हो रहा होगा तो दे देना। 12th में थोड़ा बेनिफिट रहता है, थोड़े बायो वालों को इजीली स्कोर हो जाता है। 11th में पीसीएम भी सबको सेम रहता है, तो 12th में निकालने के ट्राई करना। हाँ अलग से टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। तुम 2 महीने छोड़ोगे तो फिर पढ़ोगे क्या? जो पहले पढ़ रहे थे 2 महीने वही पढ़ोगे। कुछ अलग से क्या ही पढ़ सकते हो? केवीपीवाई की जो बुक्स रहती है वो भी पैसा कमाने की चीज है, जो तुम्हें पढ़ना है वो तुम्हारे पास है। चलेगा, नीचे चलता हूँ, अभी आएंगे नहीं।